ये भी आपको मैंने बताया था। इसके अलावा आपने पढ़ा था सदस्यों के कंपनी में सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का था? दो। कौन कौन सा? सार्वजनिक और निजी। दूसरा था नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का था? हाँ, दो था, एक होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी। इसके अलावा आपका तीसरा था सदस्यों के दायित्व के आधार पर दो, सीमित कंपनी और असीमित कंपनी था। कंपनी कहते किसे हैं? व्हाट इज कंपनी? कंपनी किसे कहते हैं? व्यापार करने के उद्देश्य से गठित एक स्वैच्छिक संस्था। हाँ, बिल्कुल सही है। इसको क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। ठीक। सेल कंपनी किसे कहते हैं? जो सिर्फ कंपनी की तरह बताएं, सेल कंपनी किसे कहते हैं? जो मैम सिर्फ कागजों पर हो, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ना हो, हाँ, सेल कंपनी कहते हैं। हाँ, हाँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए या इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी कंपनियों की स्थापना की जाती है जो केवल कागजों में होते हैं, वो वास्तव में नहीं होते हैं। इसमें निवेश भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इन सबको समाप्त किए बिना काले धन का जो समस्या है ये दूर नहीं किया जा सकता। अब हेडिंग कीजिएगा प्रतिभूति। प्रतिभूति आगे जिनको भी समस्या हो बेटे आगे आ जाइए। आप आगे बैठने से ज्यादा अच्छा ना, आवाज भी सुनाई देता है, देखने में भी दिक्कत नहीं होती है। नीचे देखिए आगे सीट पूरी खाली हुई है, यहाँ के बैठ जाइए, दिक्कत नहीं होगा। प्रतिभूति जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, इसमें नोट कीजिएगा यह ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका क्रय करके, यह ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका क्रय करके वित्त की उगाही की जाती है। सॉरी, जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही करनी हो तो हम क्या करते हैं, या कंपनियां क्या करती हैं? विक्रय करती हैं, प्रतिभूतियां जारी करती हैं, बेचती हैं। और जो व्यक्ति क्रय करता है यानी कि खरीदता है, वो उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो ये आपने लिखा है ऐसा प्रमाण पत्र जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जाती है, उसे प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति दो प्रकार की होती है, शेयर प्रतिभूति तथा ऋण प्रतिभूति। प्रतिभूति दो प्रकार की होती है, एक है आपका शेयर प्रतिभूति और दूसरा है ऋण प्रतिभूति। शेयर प्रतिभूति, दूसरा है ऋण प्रतिभूति। अब रीडिंग कीजिएगा अंश या शेयर प्रतिभूति। अंश या शेयर प्रतिभूति। अंश या शेयर प्रतिभूति जिस प्रतिभूति से क्रेता को प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था के स्वामित्व में, प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था के स्वामित्व में एक निश्चित अंश प्राप्त होता है। संस्था के स्वामित्व में एक निश्चित अंश प्राप्त होता है
है अंश प्रतिभूति कहलाती है। अंश प्रतिभूति कहलाती है। अंश प्रतिभूति एक मिनट से इसको काट दीजिएगा। शेयर केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। हाँ बेटे, अंश प्रतिभूति केवल काट दीजिए, जो भी एक शब्द बोला उसको काट दीजिए। शेयर केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। शेयर केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। किसी संप्रभु संस्था के द्वारा नहीं, किसी संप्रभु संस्था के द्वारा नहीं, संप्रभु संस्था के द्वारा नहीं, अर्थात किसी कंपनी की पूंजी, अर्थात किसी कंपनी की पूंजी ब्रैकेट में शेयरों, किसी कंपनी की पूंजी ब्रैकेट में शेयरों ब्रैकेट बंद में विभाजित होती है, में विभाजित होती है। किसी कंपनी की पूंजी कई हिस्सों ब्रैकेट में शेयरों या शेयर ब्रैकेट बंद में विभाजित होती है। प्रत्येक हिस्सा कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई, प्रत्येक हिस्सा कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक हिस्सा कंपनी के स्वामित्व को एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, कंपनी की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हेडिंग, तो ये बात समझ में आया। अंश पूंजी या अंश या शेयर जो है आपका, इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी जब वो शेयर जारी करती है या अंश पत्र जारी करती है, उसको जो भी खरीदेगा वो उस कंपनी में उतने का हिस्सेदार हो जाएगा, उसका उतना अंश उस कंपनी में आ जाएगा क्योंकि उसने उस अंश पूंजी को या शेयर को खरीदा है, वो हिस्सेदार माना जाएगा। ऐसे शेयरों को जो हिस्सेदारी आपको दे दे किसी कंपनी में, उसी को अंश या शेयर पूंजी कहते हैं, ठीक ना। दूसरा हेडिंग है आपका ऋण पत्र, ऋण प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति। ऋण पत्र कंपनियों के लिए, ऋण पत्र कंपनियों के लिए दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति का, दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी दो तरीके से कंपनियां पैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पहला है शेयर जारी करके, दूसरा ऋण पत्र जारी करके या ऋण प्रतिभूति जारी करके, और ये दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋण पत्र के आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। ऋण पत्र के आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। ऋण पत्र के आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। मालिक नहीं, मालिक नहीं। आगे, अर्थात
ऋण प्रतिभूति एक ऋण साधन है, अर्थात ऋण प्रतिभूति एक ऋण साधन है। ऋण प्रतिभूति पर अंकित ब्याज दर को ऋण प्रतिभूति पर अंकित ब्याज दर को कूपन दर कहते हैं। ऋण प्रतिभूति पर अंकित ब्याज दर को कूपन दर कहते हैं। कूपन दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परिपक्वता के आधार पर ऋण प्रतिभूतियां दो प्रकार की होती हैं। परिपक्वता के आधार पर ऋण प्रतिभूतियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला, विनिमय पत्र या हुंडी। पहला, विनिमय पत्र या हुंडी। विनिमय पत्र या हुंडी, इसके बारे में तो आपने पढ़ा कि ऋण पत्र या ऋण प्रतिभूतियां क्या हैं, कि दीर्घकाल के लिए कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराती हैं और जो भी व्यक्ति ऋण पत्र को लेगा वो उस कंपनी का मालिक नहीं होगा, मात्र वो उसका शेयर धारक होगा या उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी, लेनदारी होगी। और ऋण पत्र में जो भी पैसा ऋण पत्र के तहत देती है कंपनियों को फायदा हो या नुकसान, उस पर जितना ब्याज अंकित रहेगा उसे उसके साथ वापस मिलेगा, जिसको कूपन दर कहते हैं। यानी कि ऋण पत्र के तहत अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा पत्र है जिसके तहत कंपनी को फायदा हो या नुकसान, वो उसका इफेक्ट आपके इस पर नहीं आएगा। आपको जितने का ब्याज मिलना है वो उस पर ब्याज दिया जाएगा कंपनियों के द्वारा, तो इसमें जोखिम नहीं होता है, ठीक ना। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, विनिमय पत्र या हुंडी। नोट कीजिएगा इसमें, विनिमय पत्र या बेटे इसी को चाहे विनिमय पत्र कहिए, पैसा लेने देने का तरीका उसी को विनिमय कहते हैं, और ऐसा पत्र जिसके द्वारा पैसा दिया जाए वो विनिमय पत्र हो गया, उसी को हुंडी कहते हैं। या है ना, चाहे विनिमय पत्र कहिए चाहे हुंडी कहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक, विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक एवं लिखित आदेश है। विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक एवं लिखित आदेश है, जो एक पक्ष को एक पूर्व निश्चित अवधि के पश्चात किसी दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो, परिपक्वता
परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो, जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो, उसे विनिमय पत्र या हुंडी कहते हैं। आपने लिखा एक विनिमय पत्र है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा वो जारी किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये ब्याज रहित होता है और ये 1 साल से कम के लिए जारी किया जाता है और इसमें जितना अंकित मूल्य रहेगा उससे ये बट्टे पे जारी किया जाता है। ब्याज नहीं मिल रहा इसका मतलब बट्टे पे होगा, छूट पर होगा। अगर छूट पर नहीं होता है तो ब्याज देना होता है। तो अगर पूछे कि विनिमय पत्र, ऋण विनिमय पत्र या जिसको विनिमय पत्र कहते हैं या हुंडी कहते हैं, ये किस पे आधारित होता है? तो बट्टे पर, छूट पे आधारित होता है। इसकी अवधि कितने समय की होती है? तो 1 वर्ष से कम की होती है और इसका समय पूरा होने पर जो ये डिस्काउंट पे बेचा जाता है तब उसको पूरा मूल्य मिल जाता है। और अगर सरकार के द्वारा हुंडी या विनिमय पत्र जारी की जाती है तो उसको सरकारी हुंडी या सरकारी विनिमय पत्र कहते हैं और अगर किसी संस्था द्वारा या व्यापारी द्वारा जारी किया जाएगा तो उसे व्यापारिक हुंडी या व्यापारिक विनिमय पत्र कहा जाता है। तो ये सब क्या लिखवाना पड़ेगा? पास समझ में आ गया? 2-4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, इसका परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होगा यानी अल्पकाल के लिए होगा। दूसरा, ये डिस्काउंट या बट्टे पे जारी किया जाता है। तीसरा, ये पैसे लेने देने का एक माध्यम है या जरिया है, ठीक ना। और ये अल्पकाल का है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और सरकारों के द्वारा जारी किया जाएगा तो कुछ और, व्यापारिक घरानों के द्वारा किया जाएगा तो कुछ और इसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बॉन्ड। दूसरा, ये 2 प्रकार का था ना, एक आपने लिखा, दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड भी ऋण पत्र की तरह एक प्रतिभूति है। बॉन्ड भी ऋण पत्र की तरह एक प्रतिभूति है। बॉन्ड भी ऋण पत्र की तरह एक प्रतिभूति है जिसके आधार पर इसका निर्गतकर्ता ऋण प्राप्त करता है। जिसके आधार पर इसका निर्गतकर्ता मतलब इसको जारी करने वाला, जारीकर्ता ऋण प्राप्त करता है। निर्गतकर्ता ऋण प्राप्त करता है। बॉन्ड एक ऋण निवेश है जिसमें बॉन्ड एक ऋण निवेश है जिसमें एक निवेशक एक संस्था को धन उधार देता है। जिसमें एक निवेशक एक संस्था को धन उधार देता है, धन उधार देता है और वह संस्था उस राशि को निर्धारित समयावधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर उधार के रूप में लेती है। निश्चित ब्याज दर पर उधार के लिए लेती है। निश्चित ब्याज दर पर उधार के रूप में लेती है। दूसरे शब्दों में जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि, दूसरे शब्दों में जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि, दूसरे शब्दों में जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, 1 वर्ष से अधिक हो, उसे बॉन्ड कहते हैं। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, उसे बॉन्ड कहते हैं।
उसे बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, आप बताएं, जो बॉन्ड होता है ये क्यों करेंगी कंपनियां जारी? पैसा प्राप्त करने के लिए। पैसा प्राप्त करके क्या करेंगी? अपनी क्षमता में विस्तार करेंगी, निवेश में विस्तार करेंगी, अपनी जो शाखाएं हैं उसमें विस्तार करेंगी। और अगर बॉन्ड पर राज्यपाल या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है तो वो सरकारी बॉन्ड होगा, और अगर वो बॉन्ड कारपोरेट जगत के द्वारा जारी किया जा रहा है तब वो आपका कारपोरेट बॉन्ड होगा। बात समझ में आया? यानी कि प्रतिभूतियां भी सरकारी और कारपोरेट की होती हैं, बॉन्ड भी सरकारी और कारपोरेट के होते हैं। बस प्रतिभूतियां या जो आपका हुंडी है ये अल्पकाल के लिए होता है और ये डिस्काउंट पर होता है। जो आपका बॉन्ड है ये ब्याज के साथ दिया जाएगा, और ये कंपनियों के द्वारा अगर जारी किया गया तो कारपोरेट बॉन्ड, अगर वो सरकार के द्वारा जारी किया गया राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित है तो सरकारी बॉन्ड होगा। इसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक की होगी। दोनों में अपोजिट अंतर है, और दोनों ही पैसा जुटाने का माध्यम है, चाहे वो सरकार करे या कंपनी करे। दोनों के द्वारा पैसे जुटा करके अपनी साख में, अपनी स्थिति में बढ़ोतरी की जाती है, विस्तार किया जाता है। तो क्या सब लिखाने की आवश्यकता है? अगर कहें तो लिखा दूं, और अगर समझ गए तो रहने देते। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हेडिंग कीजिएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका इंग्लिश है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म सेबी। SABI बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों, भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित रूप प्रदान करने के लिए, विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित रूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सेबी की स्थापना, भारत सरकार द्वारा सेबी की स्थापना 1988 में, भारत सरकार द्वारा सेबी की स्थापना 1988 में एक विधि इतर निकाय के रूप में, एक विधि इतर मतलब विधि से अलग, विधि इतर निकाय के रूप में की गई निकाय के रूप में की गई। हाईलाइट कीजिएगा, 12 अप्रैल 1992 को 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत, सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य, वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य इसके बोर्ड में शामिल हैं और 4 अंशकालिक सदस्य इसके बोर्ड में शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये क्वेश्चन आता है कि सेबी की स्थापना क्यों किया गया। तो भारत में शेयर बाजार या जो अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है उन सबको नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, इनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है सेबी। कब बनाया गया? 1988 में। लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत 1992 में इसको सांविधिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले एक विधि से इतर निकाय था। इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरमैन होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और क्योंकि शेयर बाजार वगैरह भी कहाँ है? मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेडिंग कीजिएगा, इसके प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। सेबी के प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। सेबी के प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। सेबी के प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना तथा विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकसित करना। विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकसित करना। विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज कॉमा मर्चेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज कॉमा मर्चेंट बैंक कॉमा म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज कॉमा मर्चेंट बैंक कॉमा म्यूचुअल फंड इत्यादि को विनियमित करने के साथ पंजीकरण करना। इत्यादि को विनियमित करने के साथ पंजीकरण करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य मध्यस्थों की जांच। स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य मध्यस्थों की जांच तथा उनकी लेखा परीक्षण करना। की जांच तथा उनकी लेखा परीक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिभूति बाजार से जुड़े कामगारों तथा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से जुड़े
कामगारों तथा निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित करना। प्रतिभूति बाजार से जुड़े कामगारों तथा निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित करना। कामगारों तथा निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। विभिन्न शुल्कों की वसूली करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आया है कि भारत में शेयर बाजार को या प्रतिभूति बाजार को या स्टॉक एक्सचेंजों को कौन विनियमित, नियंत्रित और निगरानी करता है? तो सेबी। स्थापना भी बहुत बार पूछा गया है। 88 कैसा निकाय है ये भी पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। और क्या क्या काम है ये कूट में पूछ सकता है आईएएस जैसे एग्जाम में। तो पहला काम, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना तथा विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकसित करना। हाँ, प्रतिभूति बाजार में जो भी निवेश करेगा ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, और ये निवेश बाजार कैसे आगे बढ़े और इसमें कोई समस्या ना आए, ये सारा काम देखता है सेबी। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड इत्यादि को विनियमित करने के साथ पंजीकरण करना। हाँ, सब लोग सेबी के पास ही पंजीकरण करवाते हैं और इन सभी को यही विनियमित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। और क्या है? स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य मध्यस्थों की जांच तथा उनकी लेखा परीक्षण करना। हाँ, सब जांच भी करेगा कि कौन निवेश कर रहा है, कहाँ से आया है, किस तरह का निवेश कर रहा है, हर चीज़ की जांच करेगा, उनके कागजातों का परीक्षण करेगा, तब जाकर के उनको परमिशन देगा निवेश करने का। यानी कि हर काम यही करेगा, लोगों को शिक्षा देना, जागरूक करना, बताना, लगभग सारे के सारे काम सेबी का ही है, इम्पोर्टेंट काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीडिंग कीजिएगा, भारत में शेयर बाजार। भारत में शेयर बाजार शेयर मार्केट इन इंडिया। इसमें नोट कीजिएगा, एक विनियमित, संगठित एवं स्थानीयकृत, एक विनियमित, संगठित एवं स्थानीयकृत, एक विनियमित, संगठित तथा स्थानीयकृत वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूति बाजार के संघटकों, वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूति बाजार के संघटकों, प्रतिभूति बाजार के संघटकों, ब्रैकेट में वो कौन है? शेयर, बॉन्ड, नोट्स आदि संघटकों, ब्रैकेट में शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स आदि लिख दे रहे हैं। हाँ, शेयर, बॉन्ड, हाँ, नोट्स आदि, ब्रैकेट बंद, की खरीद बिक्री मांग और पूर्ति द्वारा, की खरीद बिक्री मांग और पूर्ति द्वारा, खरीद बिक्री मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों पर की जाती है। मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों पर की जाती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं, उसे शेयर बाजार कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं, तो संगठित तथा स्थानीय वित्तीय बाजार, यानी कि संगठित होना चाहिए, स्थानिक होना चाहिए और विनियोजित होना चाहिए, जहां पर वित्तीय संघटकों जैसे शेयरों का, बॉन्ड्स का
का नोट्स का खरीद बिक्री किया जाता हो, मांग और पूर्ति के आधार पर उनकी कीमतें निर्धारित होती हो, ऐसे एरिया को या ऐसे बाजार को कहते हैं शेयर बाजार। ठीक है, ये कंप्लीट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। मैम इसमें नोट्स में क्या क्या आ जाएगा? नोट्स में जितने भी आपके विनिमय पत्र हैं वो सब उसी में आएंगे। नोट्स में जितने भी प्रतिभूतियाँ हैं और जो भी आएंगे, जितने विनिमय पत्र हैं वो सब नोट्स में आ जाएंगे। ठीक ना, तो आपने क्या लिखा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। नोट कीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की स्थापना 1875 में, BSE की स्थापना 1875 में हुई थी।